नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ हेल्थ पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र और हमारे साथ हैं विख्यात वैद्य जी डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दर्शकों। डॉक्टर साहब, पहले हम बचपन में किताबों में कहानियों में सुनते थे कि वो फलाना बेटा उसकी बुढ़ापे की लाठी था, पर अब मुझे लगता है बुढ़ापा नितांत अकेला कट रहा है बहुत सारे बुजुर्गों का। तो बुढ़ापे की लाठी मुझे लगता है अब बच्चे नहीं रहे, आयुर्वेद हो सकता है। और मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी बुजुर्ग दर्शक हैं जो उम्र के उस पड़ाव पे अब हैं कि उनको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, और हरियाणा में तो एक कहावत है कि ये जो जाड़े होते हैं ये बूढ़ों के बैरी होते हैं, बुजुर्गों के से दुश्मनी होती है जाड़े की। तो आज आप बताइए कि आयुर्वेद कैसे हमारे बुजुर्गों की लाठी है। देखिए, ये सवाल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, रुचिकर है कि आप एक ऐसे आयुर्वेदज्ञ से बात कर रहे हैं जो खुद इस दौर से गुजर रहा है। मेरे जीवन का 67वां साल चल रहा है और भारत में 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को सीनियर सिटीजन माना जाता है। अब वो 70 साल जिए, 80 जिए, 90 जिए, 100 जिए। तो मेरा सीनियर सिटीजन का पहला दशक है और उसके अभी 3-4 साल बाकी हैं। इसमें मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ कि मैं अमूमन ठीक हूँ। ये ऐसा नहीं है शारीरिक क्षमताएं कम हुई हैं, थोड़ी घुटनों में दिक्कत हर है, एक दशक पे ये परेशानी आ जाएगी। घुटनों में दर्द तो आजकल नौजवानों के भी होने लगा है। सर्दियों में ज़्यादा होता है आपको। हाँ, तो मेरा तो ये फिर भी जस्टिफाइड है कि एक उम्र के साथ हो रहा है। तो बुढ़ापा जो है ना, अपने आप में जीवन की संध्या है। और आयुर्वेद में वात पित्त कफ 3 दोषों की बात बताई गई है। तो जवानी में कफ, बाल्यावस्था में कफ, जवानी में पित्त और वृद्धावस्था में वायु का प्रकोप होता है। और वायु का प्रकोप आप देखिए, जितने भी बूढ़े मिलेंगे वो आपको क्या शिकायत करते हैं? जोड़ों में दर्द है बेटा, जोड़ों में दर्द है, या किसी को बार बार पेशाब के लिए उठ के जाना पड़ता है, या भूख पहले की अपेक्षा कम लगती है, खा पिया पचता नहीं है, या कब्ज रहती है। ये तो शारीरिक समस्या है। दूसरी मानसिक समस्याएं उनको ये होती हैं कि स्मृति लोप हो जाता है, एमेंसिया जिसको बोलते हैं। अभी कुछ कहा और भूल गए। ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें आपने खाना खा लिया और 15-20 मिनट बाद आप घर वालों से फिर से खाना मांगने लगे। तो घर के लोग ये सोचते हैं कि अभी तो खाया था बाबूजी ने खाना, फिर क्यों मांगने लगे, जबकि वो सच में ये भूल गए कि मैंने खाना खाया था। तो इस तरह की मानसिक समस्याएं हैं। और एक भावनात्मक समस्याएं जो सबसे ज़्यादा है, इमोशनल प्रॉब्लम्स। चूँकि घर में बाबूजी के लिए जो वृद्ध व्यक्ति हैं, दादा नाना हैं, उनके लिए खास जगह निर्धारित कर दी जाती है। और ये जो आइसोलेशन होता है फैमिली से उनके अलग का, इसका आधार ये रहता है कि ये बार बार रात को उठेंगे, खांसी करेंगे, है ना, कुछ शोर करेंगे किसी तरीके का, बच्चों की नींद डिस्टर्ब होती है इससे। और ये व्यवस्था करने वाले लोग वो अपनी तरफ से ठीक हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इस आइसोलेशन को घर के लिए में उनको जो एक जगह खास सीमित कर दिया, कन्फाइन कर दिया है, उनकी भावनात्मक स्थिति पे और मनोविज्ञान पे क्या असर पड़ता है। आप बेहतर से बेहतर उनको सुविधा दे दीजिए। बुजुर्ग लोगों के पास यह है कि जब तक उनको परिवार के सदस्य आके ये अनुभूति नहीं कराएंगे कि आप हमारे लिए आज भी महत्वपूर्ण हैं, उपयोगी हैं, है ना, और आपका सम्मान वैसा ही है, तब तक किसी भी सुविधा का उनके लिए कोई अर्थ नहीं है। तो जरूरी ये है कि शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर हम अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें। जब माँ बाप बच्चों को पालते हैं तो वो अमूमन इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, चूँकि प्रेम की पराकाष्ठा होती है। लेकिन जब बच्चों का मौका आता है, अवसर आता है उनका पेरेंट्स को पालने का, तो तरह तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। आर्थिक समस्याएं भी हैं। तो ये जो दौर है जीवन की संध्या का, बहुत ही नाजुक है। और इस पे इतना काम चल रहा है कि मॉडर्न मेडिकल साइंस में ये जो मैंने बताया बुढ़ापे की जो इस तरह की समस्याएं हैं, इसको तो बोलते हैं जेरिएट्रिक्स। एक एस्टैब्लिश साइंस है, स्थापित विज्ञान है, जिसके एक्सपर्ट्स तैयार होते हैं और वो ये अध्ययन करते हैं कि बुढ़ापे की जो प्रॉब्लम्स हैं दुनिया भर की तीनों स्तर पे, इसका कैसे हम समाधान कर सकते हैं। और एक शब्द इसमें है जेरेंटोलॉजी।
वो एजिंग प्रोसेस, बूढ़ा होने की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। तो विज्ञान अपनी पूरी ताकत लगा के ये कोशिश कर रहा है कि एजिंग के प्रोसेस को कैसे डिले किया जाए। तो अब हमारा लाइफ स्पैन बहुत बढ़ गया है। पहले तो लोग 50 के बाद सोचते थे बस हो गया, लेकिन अब तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अधिकांश तो नहीं कहूँगा मैं, बहुत ऐसे हैं जिनका जीवन असल में 60 के बाद शुरू होता है। मैं आज के एक बुक की बाइंडिंग करने के लिए दे रखी थी जी। और वो जो बुक जो बाइंड कर रही थी वो एक अम्मा थी। हाँ मैंने पूछा अम्मा कितने साल के हो, तो उन्होंने बताया 82 साल की। हाँ। और बाइंड कर बहुत अच्छे से, और विकलांग भी थे वो। मैं जब अमेरिका गया था तो मैंने ये देखा था वहाँ 80-90 साल के लोग तो आराम से वो डॉलर कमा रहे थे। कोई टोल पे बैठा है, कोई काम कर रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि वर्थलेसनेस नहीं आनी चाहिए कि भाई आप किसी काम के रहे ही नहीं हो। देखिए शारीरिक विकलांगता है, आप बेड पे कन्फाइंड हो गए, वो एक अलग चीज़ है, उसमें आप कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर अपने को पाओगे। गतिशील बनाए रखें। हाँ, लेकिन अगर आप ठीक हो, आपकी क्षमताएं बेशक कम हुई हैं, और लेकिन आप समय पर भोजन कर रहे हो, आपको भूख लग रही है, आपके शरीर में एनर्जी है, तो उसके अनुरूप आप उतना काम करते रहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को व्यस्त रखें। तो एक बहुत विशाल विशद टॉपिक है जिस पे बुढ़ापे पे हम बात कर सकते हैं, और हमें लगता है कि हमें दर्जनों इस पर वीडियोज़ बनानी पड़ेंगी। और ये इसलिए भी अच्छा है कि हम शायद अपने बुज़ुर्गों की, और आप इस बहाने आप मेरी सेवा कर पाएंगे। तो अब मैं मॉडर्न मेडिकल साइंस की जो बात करूं, और वो सब आयुर्वेद से निकली हुई चीज़ें, कोई अलग से नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह आती है कि बड़े बूढ़े हमारे, जब हम शारीरिक समस्याओं की बात कर रहे हैं, क्या खाएं और क्या ना खाएं। भोजन सबसे इम्पोर्टेंट है। अब देखिए उनकी भूख कम हो गई है, उनकी पाचन शक्ति कम हो गई है, लेकिन आप देखेंगे कि बूढ़े में और बच्चे में चीज़ों के प्रति खाने के एक आकर्षण अजब सी होता है। वो कहते हैं कि बूढ़ा जो है ना, दादा पोते की तरह बिहेव करने लगता है। बैठे बैठे किस दिन कह देंगे भाई मेरे को तो पकौड़े बना दो, मेरे को तो ये बना दो, है ना। मैं पापा को दिखाने लाया ना डॉक्टर के, तो उन्होंने बहुत सारी उनमें बीमारियां निकाल दी, थायराइड बढ़ा हुआ है, ये बढ़ा हुआ है, और सारी चीज़ करने के बाद उन्होंने उपचार बताए, मतलब घर पे परहेज बताए। और उनमें एक परहेज ये भी था कि अरबी नहीं खानी जी। तो पापा का मतलब चेहरा उतर गया ये सुन के कि अरबी नहीं खानी। अरबी उनको सबसे ज़्यादा पसंद है। तो लास्ट में बड़ी रिक्वेस्ट करते हुए डॉक्टर से बोले जी क्या हफ्ते में एक दिन अरबी खा सकता हूँ। तो मैंने घर पूछा कि ऐसा क्यों। बोले यार टेस्ट टूस्ट से डर नहीं लगता, ये जो चीज़ बंद कराते हैं ना इनसे डर लगता है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। दरअसल हमारा जो लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन रहा है कि हम 40-45 साल से कोई चीज़ पसंद कर रहे हैं खाने में, हो सकता है उसका आप उसकी जो प्रवृत्ति है, जो उसका गुण है, वो अब हमारे लिए वो अवगुण बन जाए, तो हमें उनका छोड़ना पड़ेगा। इसमें ज़रूरी चीज़ें ये हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए कि वो खाने में एक तो हरी पत्तेदार सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और इसको कच्चा चबा लें, और अगर दांत वांत नहीं है, चबाने की स्थिति नहीं है, तो चाहे पेस्ट करके ले लें, लेकिन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वो इस्तेमाल करें। दूसरे नट्स और सीड्स, जैसे बादाम हैं, अखरोट हैं, या सीड्स में आपके ये कद्दू के बीज आ रहे हैं, अलसी के बीज हैं, चिया सीड्स आजकल बहुत पॉपुलर हैं, तो ये जरूर लेने चाहिए। दांत ना हो तो किसी वही समस्या है कि आप पाउडर बना के ले लें, दूध में डाल के कर लें उनको। हाँ, मतलब वो बॉडी के अंदर जाना चाहिए। और खाने में हमें होल ग्रेन्स पे ध्यान देना चाहिए, जो साबुत अनाज हैं। और बेशक अब घर में प्रॉब्लम आ गई कि बच्चे कुछ खाते हैं और थोड़े से जो जवान लोग हैं उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ हैं, और या वो बाज़ार से खाना मंगा लेंगे। अब लोग ये बहाना मिलेगा कि सिर्फ 1 या 2 व्यक्तियों के लिए आप बाहर से क्या खाना बनाएं। लेकिन यहीं से आपकी सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेवारी शुरू होती है कि आपको कहीं भी जाने से पहले ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी अनुपस्थिति में कि हम किस तरह का भोजन उनको, जो उनका भोजन है वो मिलता रहे। तो यही तो तपस्या है जो माँ बाप करते हैं बचपन में बच्चों के लिए, तो वो उनको करनी पड़ेगी। अब ये कोई विकसित देश की तरह तो है नहीं, अमेरिका, इंग्लैंड या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जहाँ पर सरकारों ने जिम्मा ले रखा सारा। और उन्हें फ्रूट्स खाने चाहिए, अच्छा सीजनल ताज़े फल जो भी मिल रहे हैं वो खाएं। और लो फैट प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें फैट्स कम हो, यानी दूध की बजाय या तो स्किम्ड मिल्क हो या छाछ हो जिसमें ज़्यादा चिकनाई ना हो, उसका इस्तेमाल करें। दालें लें भरपूर मात्रा में,
अब पर दालें रात को नहीं खानी चाहिए। हाँ, दालें रात को ना लें, दिन में ले लें। और दाल के पीछे जो तर्क है वो साइंटिफिक इसलिए है कि दाल प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, और वृद्धावस्था में ज़रूरी ये है कि हम अपने कार्बोहाइड्रेट्स का कंजप्शन और फैट्स का कंजप्शन कम कर दें, मिनिमम कर दें, और प्रोटीन का बढ़ा दें, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो आपने देखा होगा ना कि फिर जैसे मसल्स का क्षरण होने लगता है, मसल्स को ताकत वहीं से मिलती प्रोटीन से, तो एकदम झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, शरीर लटकना शुरू हो जाएगा। इसलिए, और आमतौर पे भारत में तो ये है कि लोग मांसाहारी नहीं है, तो इसलिए उनके लिए दाल सबसे अच्छा स्रोत है। तो दाल को कोई ज़रूर नहीं कि आप तड़का लगा के वो टेस्टी बना के दाल को उबालें और उसमें बहुत साधारण सा कोई मसाला डाल के दे दें अपने आप को। और ये ध्यान रखें कि आप अगर 1 कटोरी दाल उनको दे रहे हैं तो साथ में चपाती ना भी दें, जो वो दाल अपने आप में भोजन ही है, या खिचड़ी बना के दे दें उनको, जो उनके लिए आसान सबसे बेस्ट है दलिया खिचड़ी शाम को। तो प्रोटीन का अधिकतम प्रयोग जितना भी संभव है उनकी पाचन क्षमता के अनुरूप, और फैट्स और इनका कम, कार्बोहाइड्रेट्स का कम से कम प्रयोग किया जाए। और एक होते हैं प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक वो होते हैं, जैसे हमारी दही भरी पड़ी है प्रोबायोटिक से, जो हमारी आंत है, गट है, जहाँ खाना पचता है, उसकी सेहत के लिए वो ज़रूरी है। तो अगर उनकी सेहत अलाउ करती है तो उनको दही या दही से बनी कोई भी चीज़, रायता वगैरह बना के वो जरूर 1 कटोरी तो कम से कम दोपहर के समय दे दें, तो उस प्रकार का पाचन तंत्र सही रहेगा। खाने में फाइबर प्रचुर मात्रा में हो, जो होल ग्रेन्स में भी, और जितनी चीज़ें मैंने बताई है, फलों से, सब्जियों से लेके और नट्स और सीड्स में, सब में फाइबर है, तो उनकी पाचन क्रिया दुरुस्त रहेगी और कब्ज नहीं होगा। तो ये तो भोजन में उनको एहतियात बरतनी होगी। और जो को नहीं खाना वो उसमें यही है कि उनको शिकायत देखिए, हमेशा वो बच्चों से ये करेंगे सब बाजार की चीज़ें खाते हैं, तो वो अपना भी लोभ छोड़ दें, है ना। और बेशक चाहे उनको उपवास करना पड़े, लेकिन बाजार की चीज़ नहीं खानी, जीभ का स्वाद नहीं देखना। हाँ, प्रोसेस्ड पैकेज चीज़ें नहीं खानी कतई भी। जीभ तो ये मान के चलें, ये मान लें कि हमारे शरीर में जीभ नाम का अंग है ही नहीं। और ये जो सारी चीज़ें बताई, बोलने में भी और खाने में भी, हाँ, इनमें अपना टेस्ट है। और ये समय ये होता है जब आप ईश्वर की प्रार्थना उसमें लगते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, अब तक की जो ज़िंदगी जी है उसका एक नॉस्टैल्जिया रहता है, किस तरह की चीज़ें हैं वो आदमी यादों में खोया रहता है। तो यही समय है जब फुर्सत ही फुर्सत है चारों तरफ से। तो ऐसे में ये जो मैंने बताया, भोजन का प्रोसेस हमारा ये होना चाहिए, और समय से खाना खा लें, चूँकि रात को उनको परेशानी होगी। एक परेशानी बहुत ज़्यादा प्रोस्टेट की होती है, गुदूद बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए ये है कि शाम होने से पहले बाद में बहुत ज़्यादा लिक्विड ना लें, क्योंकि बार बार जाना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं यह कहना चाहूँगा कि इतने रिजिड ना हो जाएं। अगर कहीं सर्जरी की ज़रूरत है तो ये मान के चलें, सर्जरी आयुर्वेदिक और एलोपैथिक नहीं हुआ करती। सर्जरी इज ए ट्रीटमेंट। तो आप अगर कहीं पे भी आपके मान लिया घुटनों में, मैं कहता हूँ घुटनों में दर्द है, आप आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, नेचुरल जो भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं वो करा लीजिए, वो छूट है। लेकिन अगर कहीं से भी आपको आराम नहीं मिल रहा और डॉक्टर आपको, सर्जन ये सलाह दे रहा है कि नी रिप्लेसमेंट होना है, तो वो करा लेना चाहिए। यही बात प्रोस्टेट की है। तो जहाँ या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसमें ये ना मान के चलें कि अब मेरा जीवन ही कितना शुष्क रह गया, छाल पीते रहो और पता चले एक दिन वो आप कर लो जितने समय आपने पहले कर लो, सपोर्टिव है। लेकिन अगर एक्सपर्ट ये कह रहा है कि अमुक व्यक्ति को सर्जरी ही एक लास्ट रिजॉर्ट है, तो उसको कराने में कोई हिचकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर नहीं कराओगे तो और चीज़ें ज़्यादा डिटोरिएट होती रहेंगी। आम जो नौजवान आदमी वो तो बर्दाश्त कर लेगा उन चीज़ों को, लेकिन यहाँ आप रिस्क नहीं ले सकते। तो भगवान ने आपकी लाइफ स्पैन बढ़ा दी है, विज्ञान की मदद से आप लंबा जीने लगे हैं, 100 साल तक जी रहे हैं। तो अब आपका ये फ़र्ज बनता है कि ये जो बोनस लाइफ आपको मिली है, तो इसमें आप आराम से रहें, सेहतमंद रहें और अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। ऐसे बहुत लोग मैंने देखे हैं जो 70 साल के बाद ही जीवन में बहुत कुछ बड़ा काम कर पाते हैं, कर देते हैं जी। और मानसिक श्रम तो किया जाएगा। अभी तो आपको भी बहुत बड़ा काम करना है। नहीं, मेरे तो इरादे बहुत बुलंद हैं। मैं तो कभी अपने आप को मानता ही नहीं। मैं तो कई बार आपकी एनर्जी देख के खुद शर्माता हूँ। और मुझे ये लगता है कि मेरी एनर्जी कम होती जा रही है और मैं उसको बढ़ाने के प्रयास अभी आज
आज हमारे एक दक्ष हैं बच्चे, और वो हमारे चैनल के दर्शक हैं, वो नागपुर से आते हुए नागपुर की मिठाई लेके आए थे जिसको ऑरेंज बर्फी बोलते हैं। वो चूंकि वहाँ ऑरेंज ज़्यादा होता है, ऑरेंज से बर्फी विकसित कर ली। वो बर्फी मैंने 2 खाई और त्यागी जी ने 3 खाई हैं। मैं तो और भी खा लूँगा। पर मैं ये खाने के बाद ना, देखिए, एक तो अभी मेरा जो है वृद्धावस्था उस चरण में नहीं आई नहीं है, और मैं उसको एजिंग को अपनी डिले भी कर रहा हूँ। मेरा खाना आप सुनेंगे इस समय, तो मैंने सुबह उठते ही, जैसे एक तो आयुर्वेद में ये बड़ी समस्या है कि हर चीज़ आपको खाली पेट लेनी, और इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं कि खाली क्या रहेगा, खाली क्या रहेगा, सब भर जाता है। हाँ, तो मेरा ये रूटीन है कि मैं सुबह उठ के मैं चाय पीता था बिस्किट के साथ में, वो बंद कर दी। उसका विकल्प ये है कि मैं उठते ही 1.5-2 गिलास गर्म पानी ले लेता हूँ और उसके बाद में मैं रात को भिगोए बादाम, अखरोट और किशमिश वो खाते हैं, मैं वो खाता हूँ उसको लगातार। और उसके बाद में 9-10 बजे के बीच में मेरा भोजन हो जाता है, और शाम को 5-6 बजे से पहले इस बीच में कर लूँगा। तो मैं खा रहा हूँ, लेकिन मैं खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। देखिए, अब कोई आदत बुरी है नहीं, तो आप बड़ी ईजिली, आम आदमी भी अफोर्ड कर सकता है। आम से मतलब जो शहर में रह रहा है, एक सामान्य। अब जैसे अमरूद आए हुए हैं, अगर दांत आपके अलाउ कर रहे हैं तो अमरूद का बेस्ट सीजन है ये खाने का। हाँ, और जो भविष्य के बूढ़े हैं, जो होने जाने, देखिए सिटीजनशिप ये तो है नहीं, सीनियर सिटीजनशिप की हम तक ही हमारा लास्ट में नहीं, हम उसको कैरी करेंगे आगे। तो वो 40 साल में जो है, उस समय से ही एजिंग का प्रोसेस बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। तो कैसे आप इसको डिले करें, मतलब 40 की उम्र में लोगों के दांत, मेरे मुश्किल से 2 दाढ़ मेरी निकली हैं, वो भी स्वतः निकल गई। दांतों का डॉक्टर आज तक मेरे मुंह में नहीं गया। आई नेवर कंसल्टेड एनी डेंटिस्ट। मेरे तमाम दांत मौजूद हैं। अब अगर मैं और भी ज़्यादा ध्यान रखता तो शायद ये 3 भी नहीं जाते। और धर्मेंद्र जी, मेरे पिताजी की आयु जिस समय उनका निधन हुआ 92 साल के वो हो चुके थे, और उनके दांत इक्का दुक्का कोई गया होगा, सब सलामत थे। तो एक जेनेटिक्स भी इसमें काम करती है। तो हमें 40 साल के बाद ही जो हमारी एजिंग की प्रोसेस है उसकी तैयारी करनी चाहिए। उसके अंदर अगर हम सामर्थ्य रखते हैं, अगर आर्थिक रूप से, तो हम ये कपड़ों पे अपना पैसा खर्च ना करें, किसी व्यसन पे खर्च ना करें, और अपने शरीर के लिए जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं वो करें, उस पर बेस्ट खर्च करें। और हर साल कम से कम एक बार एनुअल चेकअप करा के अपनी शरीर की स्थिति का आकलन कर लें कि हम कहाँ जा रहे हैं। फिर उसके बाद ये रहेगा, जैसे पिताजी का कराया, वह खाम तुमने मुझे बीमार बना दिया, चेक करवा। देखिए, होता क्या है, भारतीय माता पिताओं की ये समस्या है कि वो बच्चे के पैसे खर्च नहीं होने देना चाहते। वो सोचते हैं हमने अपनी ज़िंदगी जी ली, बुढ़ापे में ही सबसे ज़्यादा सर्जरीज होती हैं और पैसा लगता है। तो माँ बाप पता नहीं हिंदुस्तान के किस तरह के हैं कि उनको लगता है कि बच्चे के पैसे खराब ना हो, अपने लिए वो कुछ भी करते रहें सारी ज़िंदगी। लेकिन इस उम्र में आके सोचने लगते हैं कि ना, ठीक है, इसका इतना पैसा लग जाएगा, लाखों रुपए लगेंगे। और अब तो खैर सरकारें थोड़ा थोड़ा शो कर रही हैं इस तरह की इंश्योरेंस वगैरह, लेकिन पश्चिमी जैसे देशों के जो मुल्क हैं उस जैसी व्यवस्था होने में तो हमारे बड़ा समय लगेगा। तब तक तो कई पीढ़ियां बुजुर्ग बन के गुजर और एक हमारे यहाँ ये भी एक टैबू है कि हम ओल्ड एज आश्रम वगैरह में नहीं छोड़ सकते पेरेंट्स को, जबकि अगर ऐसी व्यवस्थाएं हो जाएं तो वहाँ हेल्थ संबंधी फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। और वहाँ अपने ग्रुप में जो लोग रहते हैं ना, हम उम्र लोगों में, उनका दिमागी वो चीज़ें अच्छी रहती हैं सारी। हम उस संस्कृति के लोग हैं सर। हाँ, महात्मा गांधी जी को एक आदमी ने पत्र लिखा कि जी फलानी जगह पे आप आमंत्रित हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरे बनाए हुए वृद्धाश्रम का आप उद्घाटन करें। तो महात्मा गांधी जी ने उनको पत्र लिखा कि आपका पत्र मुझे मिला और पढ़कर बड़ा ही दुख हुआ। आप उस दिन मुझे आमंत्रित करना जिस दिन आप वृद्धाश्रम को ताला लगा रहे हो। भारतीय संस्कृति में और वृद्धाश्रम की जरूरत क्या है, हमारे बच्चे हैं हमारी देखभाल करने के लिए। देखिए, उसमें क्या है कि जब गांधी जी ने ये बात कही होगी तब से अब के बीच में 100 साल का फर्क आ गया जी। दुनिया बदलती है, समाज बदलता है, शहरीकरण हो रहा है, बच्चों की अपनी समस्याएं हैं और कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये समस्या गाँव में नहीं है। भारत अभी भी 60-70% गाँव में बस रहा है, इसलिए हमें अजीब सा लगता है। बट शहरों में आप देखेंगे धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ेंगी। इसका सामाजिक तो आप कह सकते हैं कि डिके है एक तरह का, लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। क्योंकि अगर देखिए गांव में बूढ़ा आदमी एक हो रहा है तो उसके पास 20-30 बूढ़े होका पीने बैठने चलने वाले हैं, कोई ना कोई मिल जाएगा जिनसे वो कम्युनिकेट कर सकता है। चाहे बेशक युवा पीढ़ी को गाली देते रहो आप, एक चीज़ तो मिलेगी। शहरों में हर सीनियर सिटीजन ऑलमोस्ट अकेला है,
वो क्या करते हैं, जाके आप किसी पार्क में जाइए सुबह के समय, सब लोग हंसे हैं, बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं आपस में, एक वो मैकेनिज्म तो तैयार किया है, लेकिन ये मैकेनिज्म आधा घंटा 1 घंटे के लिए सुबह सुबह, शाम तक नहीं होगा। तो इस जो अकेलापन है, इससे ये बहुत बड़ी चुनौती है बुढ़ापे में, इस उम्र में आके। देखिए चुनौतियाँ सब जगह की हैं, जवानी की भी हैं और बाल्यावस्था की भी है और बुढ़ापे की भी है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। और इसलिए है कि इसमें ना लोग सेवानिवृत्ति जो जॉब से लेते हैं उनकी तो प्रॉब्लम है ही कि उनका रूटीन ख़त्म हो जाता है। जो आम लोग हैं वो भी अपने आप को रिटायर मान के, उनके पास करने को कुछ नहीं होता, तो कोई ना कोई उनको शौक, व्यसन नहीं, वो पैदा करना पड़ेगा, चाहे वो गार्डनिंग का हो या घूमने फिरने का हो, किताब पढ़ने का हो, और एक ये भी है भगवान कि का नाम लेने का हो, कि बच्चे ये महसूस ना सोचें कि भाई ये बाबूजी को तो कहाँ जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे। उनको हफ्ते 10 दिन में या महीने में 2-3 बार बाहर निकालें जरूर। अच्छा, शहर में घुमाने ले गए, और कुछ नहीं, चलो 15-20 किलोमीटर 50 किलोमीटर की आउटिंग करा दी, तो उससे उनकी मनोस्थिति में परिवर्तन। वो मना करेंगे, लेकिन वो ये चाहते हैं कि जब हम मना कर रहे हैं तो बच्चा उतना ही आग्रह करे। चलो चलो चलो, वो ये समझ जाते हैं कि फॉर्मेलिटी कर रहा है। और जब आप परिवार के समेत निकलते हैं, बहू निकल रही है, बेटा निकल रहा है, तो वो देखिए महसूस होता है उनको कि भाई अब मैं तो इररिलेवेंट हो गया हूँ। तो ये शारीरिक स्तर की तो चीज़ें ही, भावनात्मक स्तर पे बहुत मेहनत हमें अपने बुजुर्गों के साथ करनी पड़ेगी। जैसी मैं कह रहा हूँ ना कि जैसी बच्चों के लिए माँ बाप ने की थी, पालने का जहाँ तक प्रश्न है, तो अब आपने पालना है तो उनकी ज़रूरतों को करें। अच्छा, जो उनकी आदतें हैं उस पर बार बार टॉन्टिंग ना करें, क्योंकि बहुत संवेदनशील हो जाते हैं इस मामले में। हाँ, जो कहते हैं बुढ़ापे में बच्चा बन जाता है इंसान, हाँ, है ना। अब मैं आपको बहुत छोटी सी घटना बताऊं। मैं गांव में सो रहा था, मेरे पिताजी ने 1 घंटा लगा रखा था, एक बजता था। अब जब तक मैं सोया 1, 2, 3 बजे, मतलब शाम के 6, 7, लेकिन रात को 12 बजे तो 12 बार बजेगा वो, टन टन टन। और मैंने सुबह उनसे कहा कि मैंने इसकी क्या आवश्यकता, क्यों ये बज रहा। बोले ये नहीं, ये तो ऐसे ही बजेगा। मतलब मैंने कहा इतने आक्रामक क्यों हो गई। उन्हें ये लगा कि मेरे लिए जो सुविधा है उस पर इसने सवाल उठा दिया कि भाई आप इसको बंद कर दो। वो कहते तू 1-2 दिन के लिए आया है, कहा तो नहीं उन्होंने कि सहन कर इसको। वो तरीका यही था उनका कहने का कि भाई तो अपना। मुझे उनके इस जो उन्होंने कहा उस पर ये लगा कि ये कहीं इनको हिट किया। अब उनको आदत है बुढ़ापे में नींद का उतना वो प्रचंड वेग नहीं रहता, तो ध्यान रहता है कि रात गुजर गई। हाँ, तो 12 बजे के बाद जब अगला घंटा 1 बजा, मैंने कहा अब संतोष, अब 1 बार बजेगा, है ना, और तब तक सुबह 5-6 बजे तक उठ जाएंगे हम। तो जो बुजुर्गों की दिनचर्या है उसका सम्मान करना सीखें, उसको फैसिलिटेट करें। केवल यही नहीं कि घर में पढ़ें और आप नाम कमा रहे हैं कि जी माँ बाप की सेवा कर रहा है। वो सेवा सही अर्थों में होनी चाहिए। वो तभी है जब आप उनकी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक जरूरतों को पूरा करेंगे और उनको ये एहसास कराएंगे कि आप हमारे लिए महत्वपूर्ण कल भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। और अपने बच्चों को उनके साथ मिक्सअप होने दें, खेलने दें। चूंकि आज की दादा दादी और उनके पोता पोती का तो प्रेम ही अलग लेवल का है जी। तो वो एक अलग अवस्था है। और अगर वो उनको पढ़ने का शौक है तो पढ़ते रहें। मेरे तो दादा जब तक जीवित थे, हाँ, पिताजी की हिम्मत नहीं हुई कभी मुझे आंख उठा के देख लें। बिल्कुल बिल्कुल। इतना हिम्मत देते थे वो। इसमें अब धार्मिक पुस्तकें भी अगर वो पढ़ना चाहें, हो सकता है बच्चे धर्म का विरोध करते हों, लेकिन उनको पढ़ने दें उस चीज़ों का। तो अकेला नहीं छोड़ना। अगर वो सत्संग में कहीं जाना चाह रहे हैं, कोई उनके गुरु बनाए हैं, तो जाके वो 1-2 घंटा वहाँ पास कर रहे हैं, तो इसको ये लाभदायक है उनके। और वो कभी चाहें कि आप हमारे साथ चलो तो महीना 20 दिन में आप उनके साथ भी जा सकते हो। हाँ, बिल्कुल है ना। अगर वो चाहते हैं कोई आज विशेष आयोजन है और मेरे बच्चे भी साथ जाएं तो जाना चाहिए। और उनके पास जो अनुभव है उससे अगर आपको सीखना चाहिए। मुझे बहुत लोग मिलते हैं जो आप कहते हैं जी हम आपसे बहुत सीखते हैं, तो मैं अंदर ये सोचता हूँ कि आपके पिताजी भी मेरी उम्र के, आप उनसे क्यों नहीं सीखते। तो जो सीखने का गैप है ना जी, पिताजी के साथ बैठ नहीं सकते, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ। और अभी मैं कोई कविता सुन रहा था कि उसमें कोई बच्चा ये कह रहा था कि भाई मैं कभी उनके गले नहीं लगा और अब लगना चाहता हूँ तो वो है नहीं इस दुनिया में। तो प्यार का प्रदर्शन वो तो नहीं करते, हमारे ज़माने में तो नहीं था, लेकिन अब बच्चों को करना चाहिए। आगे कभी बाहों में भर लिया उनको, है ना, कभी किस कर लिया, कभी मजाक कर ली उनके साथ में। बेशक वो गाली दें उसके एवज में, लेकिन वो भी एक आशीर्वाद है। तो हमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सभी स्तरों पे उनका ध्यान रखना होगा,
तभी उनके पास रखने का फायदा, अन्यथा ओल्ड एज आश्रम तो है ही, धीरे धीरे आप देखना इनकी संख्या लगातार बढ़ती चली जाए। अब तो हरियाणा सरकार ने भी एक पॉलिसी पास कर दी है कि बुजुर्गों के लिए डेडिकेटेड वो कॉलोनियाँ कॉलोनीज बनेंगी, बना सकते हैं कोई लाइसेंस लेके, और आप देखना हर शहर में बनेंगी ये कि आप। और ख़ास बात ये है सर कि जब भारत आज से 20 साल बाद दुनिया का सबसे बुजुर्गों वाला देश होगा। देखिए हमारा नौजवान मशीन बन गया, महानगरों में आप देखिए वो किस समय निकलता है, और उनकी बात नहीं कर रहा जो साधन संपन्न लोग हैं, लेकिन आम घरों के बच्चे जो निकल रहे हैं, सुबह निकलते हैं 5-6 बजे से तैयार होते हैं, लेट नाइट्स में आते हैं, सारे दिन बिजी रहते हैं, ना उनका कोई सामाजिक जीवन है ना पारिवारिक जीवन है। ऐसे लोग जब सीनियर सिटीजन बनेंगे इस जॉब को छोड़ के, आप देखना कितनी बड़ी समस्याएं खड़ी होंगी। तो इन चीज़ों का समाधान हमें अभी से निकालना पड़ेगा, और धीरे धीरे समाज में जो जेरेट्रिक्स की मैंने बात की, अभी आप देखेंगे रोहतक जैसे शहर में, मुझे लगता नहीं बाहर भी कहीं आपने जेरेट्रिक्स एक्सपर्ट का नाम सुना होगा, कि जहाँ पर्टिकुलरली केवल ये चीज़ें होती हैं। एक विज्ञान है जो केवल एजिंग प्रोसेस की स्टडी कर रहा है, लाइफ की। क्या बोला आपने उस टर्म को? उसको कहते हैं जेरेंटोलॉजी, जिसमें हम एजिंग के प्रोसेस को पढ़ते हैं कि भाई ये लाइफ स्पैन कैसे बढ़ता जाए। उम्मीद ये कर रहा है विज्ञान के आने वाले कुछ वर्षों में 150 साल तक आदमी जिएगा। अब 150 साल का मतलब ये कि जो बुढ़ापे की जो फेज है वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो उस समय हमने कैसे उनकी केयर करनी है। तो दोनों समानांतर विज्ञान चल रहे हैं, समस्याओं का अध्ययन भी चल रहा है, एजिंग प्रोसेस को बढ़ाने की बात भी चल रही है। भविष्य में ये चीज़ें सबसे ज़्यादा चलेंगी। तो विज्ञान अपनी तैयारी कर रहा है लाइफ स्पैन बढ़ने की, और ऐसे ही अब समाज चूँकि बहुत तेज़ी से बदल रहा है, और अभी चीन जैसे अमेरिका वगैरह वहाँ तो सब माँ बाप अलग रहते हैं, बच्चे अलग रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एहसास तो होता है, और वो भी उस तरफ लौट रहे हैं। अभी आपने देखा होगा ट्रंप अपनी पोती से बात कर रहे थे और उनको कह रहे थे नो ड्रग्स, नो एल्कोहल, नो टोबैको। अमेरिका में आमतौर पे हम ये मानते हैं कि सब कुछ खुला है, लेकिन वहाँ भी एक ग्रैंडफादर अपनी ग्रैंड किड को ये समझा रहा चीज़ें कि गलत है, नहीं करनी। तो वो भी लौट के वहीं आ रहे हैं। समाज तो आपको पैदा करना पड़ेगा, परिवार की अपनी ताकत का एहसास करना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ में हमने अपने बुजुर्गों का हर तरीके से ध्यान रखना होगा। दोस्तों काफ़ी साल पहले पढ़ी थी कि बचपन में मुझे मेरे पिता सुपर हीरो लगते थे। जब मैं जवान हुआ तो मुझे लगा मेरे पिताजी बेवजह की टोका टाकी करते हैं और उनमें सुपर हीरो जैसा कुछ नहीं है। जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो मुझे ये पक्का यकीन हो गया कि मेरे पिताजी में सुपर हीरो तो छोड़ो, हीरो की भी कोई क्वालिटी नहीं है, और वो मेरी हर बात को काटते हैं और उनका मकसद मुझे तंग करना है। फिर मेरी शादी हुई और शादी के बाद मुझे लगने लगा कि पिताजी की कही हुई काफ़ी बातें ठीक हैं, मानी जा सकती हैं। फिर मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो मुझे पता लगा कि मेरे पिताजी सुपर हीरो ही थे और उनकी कही गई हर बात सही थी। और जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि मैंने अपने पिताजी को कोसने में बहुत ज़्यादा समय खराब कर दिया और मुझे मेरे पिताजी को गले लगाना चाहिए था, लेकिन अफसोस ये है कि अब मेरे पिताजी नहीं है। ये सारा ज्ञान बाप बनने के बाद ही एहसास होता है। ये उसी समय पता है जब हम बाप। हालांकि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ इसमें, दादा का प्रेम भरपूर मिला, पिताजी का प्रेम बहुत भरपूर मिल रहा है, और आप भी पिताजी ही हैं, आपका प्रेम भरपूर मिल रहा है। और इसके अलावा बुजुर्ग, मतलब मेरे इतने बुजुर्ग दोस्त हैं कि आजकल के युवाओं में जो अपने मित्र मंडली देखता हूँ, उनसे अगर मैं पूछूं तुम्हारे मोबाइल में कितने बुजुर्गों के फ़ोन नंबर हैं, तो मुश्किल से एक बुजुर्ग का फ़ोन नंबर। मेरे मोबाइल में ऐसे 20 बुजुर्ग अंकल हैं जो मुझे फ़ोन करते हैं, मैं उनको फ़ोन करता हूँ और हम मिलते हैं। देखिए, अच्छा, चलते चलते एक सलाह मैं बुजुर्गों को दे देता हूँ कि जब वो आपस में मिले हम उम्र लोगों से, तो बीमारियों के बारे में ज़्यादा बात ना करें। हाँ, अच्छे दिनों की याद करें, अच्छे दिनों को याद करें। मोदी जी वाले नहीं, ये वैसे मान के चलें कि जो समस्याएं मुझे ऑलमोस्ट उधर भी होंगी, उनको लेके रात दिन ना बैठे रहें कि मेरे तो घुटने टूट गए, मुझे तो भूख ही नहीं लगती, मुझे तो कब्ज रहता है, मेरे को ये है। इससे ना चीज़ें एग्रीवेट होती हैं, हल कुछ नहीं निकलता। तो कोशिश ये करें, कंस्ट्रक्टिव बात करें, हंसें। एक उस पर बात ना करें कितना डीए बढ़ गया है। हाँ, क्योंकि मैं पार्क में देखता हूँ डीए पे चर्चा होती रहती है, तो मैं उनको कहता हूँ अंकल जी डीए को छोड़ो, ये बताओ लास्ट टाइम आइसक्रीम कब खाई थी, कुल्फी कब खाई थी, ये बताओ। तो फिर वो हंसते हैं इस बात पे। कभी कभार ईटिंग चीटिंग कर लेनी चाहिए, कर लेनी चाहिए। दोस्तों, ये बुढ़ापे की लाठी वैसे आयुर्वेद है और बुढ़ापे की लाठी हम सब भी हैं,
लेकिन ध्यान रखिए खुद का। और बुजुर्गों के लिए स्पेशल, बुजुर्ग कुदरत और समाज के वरदान होते हैं अगर इनको ठीक तरीके से समझा जाए तो। और बुजुर्गों को ये समझना चाहिए कि बच्चे अपने काम कर रहे हैं, अगर वो उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं लेकिन ध्यान दे रहे हैं तो इतना भी काफ़ी है। ये एक चर्चा थी और आप ज़रूर इस पर कमेंट करके बताइए कि क्या आपको सही लगी और क्या ऐसे और टॉपिक हमें कवर करने चाहिए। शुक्रिया, नमस्कार।